टारगर प्रेशर, वॉल प्रेशर, ये बताया ना। अंतःपरासरण और बहिर्परासरण, दो चीज़ें पढ़ रहे थे हम। टारगर प्रेशर और वॉल प्रेशर, ये दोनों चीज़ें कौन से परासरण के साथ होती है? एंडोस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस? जब कोशिका में अंतःपरासरण होगा तो कोशिका के अंदर एक टर्गर विकसित होगा। टर्गर एक प्रकार का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किसको कहते हैं? हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल। जल के अंदर आने की वजह से जो दबाव उत्पन्न हुआ उसी को हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। इसी को हम टर्गर प्रेशर भी कहते हैं। टर्गर प्रेशर होने की वजह से कोशिकाएं टर्जिड हो जाती, मतलब स्फीत दाब की वजह से कोशिकाएं कैसी हो जाती? स्फीत हो जाती। और एक्सोस्मोसिस होगा तो एक्सोस्मोसिस होने पर क्या होगा? श्लथ हो जाता। और इसके साथ आपको वॉल प्रेशर भी बताया था, ठीक है। तो एंडोस्मोसिस के जो परिणाम थे वो तो हमने पढ़ लिए कि टर्गर बनेगा, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर। ऐसे जब एक्सोस्मोसिस होगा तो एक काम और होगा, जब अगर लगातार कोशिका में से जल निकलता जाएगा, एक्सोस्मोसिस, तो उसका अंतिम परिणाम क्या होगा? कोशिका को पादप कोशिका मान के चलो, कोशिका में लगातार हम एक्सोस्मोसिस करते हैं। ऐसा कब होगा? लगातार एक्सोस्मोसिस कब होगा? जब कोशिका को कैसे वातावरण में रखा जाए? कौन से विलयन में? अति पराशरी यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो लगातार जल बाहर आता रहेगा। पहले साइटोप्लाज्म का जल निकलेगा, फिर रेक्टिका का भी जल निकलेगा, और फिर धीरे धीरे कोशिका भित्ति के अंदर का जो जीवद्रव्य है वो संकुचित होने लगे, और हम देखेंगे कि किनारों से, कोनों से वो कोशिका झिल्ली अलग होने लगती है। जब और ज़्यादा एक्सोस्मोसिस होगा तो बिल्कुल ही अलग होकर के अंदर सेंटर में इकट्ठा हो जाए, पूरा जीवद्रव्य एक पिंड की तरह बीच में इकट्ठा हो जाए। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन। तो एक्सोस्मोसिस का अंतिम परिणाम यही है। ओके, तो जैसे हमने एंडोस्मोसिस की बात करी तो उसी तरह से एक्सोस्मोसिस की भी बात करते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस या इसे हम कहेंगे जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस। सबसे पहले इसको परिभाषित करते हैं कि जब किसी पादप कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति पराशरी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। एक्सोस्मोसिस के कारण कोशिका का जल पहले कोशिका द्रव्य से, पहले साइटोप्लाज्म व बाद में रेक्टिका, उसका जल पहले साइटोप्लाज्म और बाद में रेक्टिका से बाहर आने लगता है। अंततः पूरा जीव द्रव्य, इसमें मैंने आपको एक टर्म बताई थी, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं? पादप कोशिका, भित्ति रहित पादप कोशिका। अगर हम सेल वॉल हटा दें तो बचा हुआ भाग प्रोटोप्लास्ट कहलाता है, ठीक है। तो रेक्टिका से बाहर आने लगता है और अंततः पूरा जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट कोशिका भित्ति से अलग होकर, प्रोटोप्लास्ट कोशिका भित्ति से अलग होकर संकुचित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? इसे जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो दो तीन बातें हैं प्लाज्मोलाइसिस की जो आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। किस प्रकार के विलयन में रखने पर प्लाज्मोलाइसिस होता है,
हाइपरटोनिक अतिपराशरी विलयन। कौन सी प्रक्रिया द्वारा होगा? बहिर्परासरण। जल किस तरह से बाहर आएगा? तो पहले साइटोप्लाज्म से और बाद में रिक्तिका से, और अंततः पूरा जीवद्रव्य या प्रोटोप्लास्ट कोशिका भित्ति से अलग होकर संकुचित हो जाता है। इसलिए हम जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। अगर कोई कोशिका लंबे समय तक जीवद्रव्य कुंचित अवस्था में रहे तो क्या कोशिकाएं जीवित रहेंगी या मर जाएंगी? जीवद्रव्य कुंचन अगर लंबे समय तक रहेगा तो कोशिका मर जाएगी। बिना जल के कोई जैविक कार्य तो हो गई। और आप देखिए, इसी जीवद्रव्य कुंचन का उपयोग आजकल हम परिरक्षण में करते हैं। किसी ने सुना परिरक्षण? चीज़ों को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए कई बार उसमें नमक लगा के रख देते हैं, शर्करा के विलयन में अचार बना लिया, मुरब्बा बना लिया। छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ऐसे शर्करा और नमक के विलयन में या इन चीज़ों में रखने पर चीज़ें लंबे समय तक खराब नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? देखो, चीज़ें खराब कैसे होती पहले तो ये पता होना चाहिए। खराब कैसे होती चीज़? क्या घर पे कोई चीज़ रख दी अपने भी लंबे समय से संरक्षित करने के लिए तो क्या होता? खराब हो जाती है। बोले हमारे घर में खराब तो नहीं होती, ख़त्म जरूर हो जाती। तो जीवाणु तो बाद में खाते हैं, पहले हम भी। ठीक है, तो अब क्या देखिए होता क्या है, जब कोई खाने की चीज़ रखी हुई है तो हवा में उपस्थित सूक्ष्म जीव, इसमें जीवाणु होते हैं, यीस्ट होता है, ये क्या करते हैं उस पदार्थ पर बैठेंगे और धीरे धीरे उसको वो खाने लगते हैं और अंततः वो खराब हो जाता है। जीवाणुओं की और यीस्ट वो कवक वगैरह की वृद्धि की वजह से वो चीज़ खराब हो जाती है। होता है कि नहीं होता? अब जैसे हम उसमें नमक या शर्करा और इस तरह का कोई विलयन रखते हैं, जैसे अचार वगैरह में भी रखते हैं इस तरह से, उससे खराब क्यों नहीं हुआ? अब हवा में उपस्थित ये सूक्ष्म जीव, जीवाणु वगैरह जब उस पर बैठेंगे और मान लीजिए वहाँ पर शर्करा का विलयन या नमक है बहुत ज़्यादा, तो होता क्या है, नमक या शर्करा कौन सा प्रकार का विलयन हुआ? उस कोशिका, उस जीवाणु के संदर्भ में देखोगे तो बाहर क्या हुआ? हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक होते क्या होगा? एक्सोस्मोसिस, सारा द्रव बाहर आ जाएगा और वो कोशिका मर जाती है। इसी वजह से वो चीज़ खराब नहीं हुई। खराब तब होगी जब वहाँ सूक्ष्म जीव पनपेंगे। सूक्ष्म जीव तब तक नहीं पनपेंगे जब तक कि आपने वातावरण कैसा कर रखा है, हाइपरटोनिक। तो इसीलिए ये परिरक्षण में काम आता है। ठीक है, आप कई बार आप खुद भी कोशिश करके देखिए, कभी कभी अपनी जबान पर थोड़ा सा नमक रख लो, एक छोटी सी जगह पर, थोड़ी देर नमक रखने के बाद हटा लो तो वहाँ आप देखना वहाँ थोड़ा खुरदरा लगेगा। कभी कह के देखा ऐसे? देखना कभी। ठीक है, बोला आज ही जाके कर। आपने जब नमक रखा तो क्या हुआ? कोशिका के बाहर आपने क्या करा? सॉल्ट रखा है, वही वापस अत्यधिक सांद्रता है, हाइपरटोनिक। तो उन थोड़ी सी जगह की जो कोशिका थी उनका जीव उस समय जल गया, आ गया बाहर आया एक्सोस्मोसिस। तो वो खुरदरापन जो लगता है वो कोशिका कुछ देर के लिए क्या हो गई? प्लाज्मोलाइज्ड। लेकिन हमारी कोशिका तो क्या इधर उधर से वापस जल मिल जाता है तो थोड़ी देर में सामान्य हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक पृथक की हुई कोशिका या एक कोशिकीय जीव, उसको जल कहाँ से मिले थे? नहीं मिलता, तो वो मर जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोलाइसिस जो है लंबे समय तक रहने पर कोशिकाएं मर जाती हैं। लंबे समय तक रहने पर सेल की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए तो इसका उपयोग हम परिरक्षण में कर रहे हैं। अच्छा, प्लाज्मोलाइसिस को क्या बोला जाए? उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय? क्या ये रिवर्सिबल है? हमने कहा भाई जैसे मान लो कोई कोशिका प्लाज्मोलाइज्ड हो गई, मुझे वापस इसको सामान्य करना है तो क्या करो? हाइपरटोनिक में रखने पे हुई है, अब क्या करो? इसको आप क्या करो? हाइपोटोनिक अल्प पराशरी विलयन में रख दो। अब क्या होगा? एंडोस्मोसिस, पानी वापस अंदर जाएगा, थोड़ी देर में कोशिका पहले जैसी सामान्य। तो इसका मतलब प्लाज्मोलाइसिस रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय। और जब हाइपोटोनिक में रखने पर प्लाज्मोलाइज्ड कोशिकाएं पुनः एंडोस्मोसिस से पहले की तरह सामान्य हो जाए तो इसे कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। समझ में आई बात? ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये और ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए जरूरी नहीं कहा ये लंबे समय तक रहने पर मृत्यु होगी, अदरवाइज ध्यान रखें प्लाज्मोलाइसिस रिवर्सिबल प्रोसेस है, उत्क्रमणीय क्रिया है। एक प्लाज्मोलाइज्ड कोशिका को
हाइपोटोनिक विलयन में रखने पर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर एंडोऑस्मोसिस से उसमें जल प्रविष्ट करता है एवं वह पहले की तरह सामान्य हो जाती है, पहले की तरह सामान्य हो जाती है। इसे डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। प्लाज्मोलाइसिस को रिवर्स किया जा सकता है। अब देखिए प्लाज्मोलाइसिस कैसे होता है, इसकी कुछ मुख्य अवस्थाएं देखें। ये मैंने एक बनाई है सामान्य पादप कोशिका, ये इसमें केंद्रक है, इसमें ये इसकी रिक्तिका है, बाकी जीव द्रव्य, ये एक सामान्य प्लांट सेल है। अब अपन ने इसको क्या करा, किसमें रखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा। तो उससे शुरुआत में देखिए क्या होगा, ये भी स्टेप बाय स्टेप होता है सारा काम। सबसे पहले सेल में से वाटर निकलना शुरू होता है। शुरुआत में से ही कोशिका झिल्ली अलग नहीं हो जाती, पहले तो बिल्कुल कोशिका भित्ति के साथ ही लगी हुई है। देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो क्या हुआ, अब ये जो तीर के निशान बाहर लगाए इसका क्या मतलब हो रहा है, जल बाहर जाए। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये जो अवस्था होती है इसको बोलते हैं लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, सीमाकारी या लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। अभी शुरुआत हुई है बस, इसके अंदर कोशिका का आयतन थोड़ा, ये अच्छी खासी टर्जिड है, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसमें जो होगा सेल का आयतन थोड़ा कम होगा, कम होने लगता है, कम होगा। इसके अलावा इसका जो टर्गर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, 0। जितना इसमें स्फीत दाब था पानी की वजह से, अब जब जल इससे बाहर निकलेगा तो स्फीत दाब क्या हो जाए, 0। और जो थोड़ी सी सेल फूली हुई टर्जिड लग रही थी वो अब सामान्य हो जाएगी, आयतन कम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कम हो। अब ये अगर लगातार चलता रहा आगे, ठीक है, अभी यहाँ पर जो है एक्सोऑस्मोसिस सतत रूप से जारी रहे। तो अगर एक्सोऑस्मोसिस सतत रहेगा तो थोड़ी देर बाद जब और ज़्यादा जल बाहर आएगा तो कोशिका झिल्ली जो है इन किनारों से बल्कि कोनों से हटना शुरू होती है। इसके बाद जो अगला डायग्राम बनेगा देखिए वो इस तरह से बनेगा, एक्सोऑस्मोसिस सतत रूप से चलता रहेगा और ये जो है इसको बोलते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। इसमें जो होती हैं कोशिका झिल्ली कोनों से सेल वॉल से अलग होने लगती है, यही इसकी पहचान होती है। अब यहाँ पर सेल वॉल से झिल्ली जो है कॉर्नर से हटने लगती है। टर्गर प्रेशर जो होता है वहाँ तो 0 हुआ था, यहाँ टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, 0 से भी कम। तो पहले होगा लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, इस समय कोशिका झिल्ली और भित्ति आपस में चिपकी हुई है, लगातार लगी। अब यहाँ थोड़ा सा अलग होने लगती है, जब थोड़ा और एक्सोऑस्मोसिस होगा तो झिल्ली जो है पहले के चारों कोनों से हटना शुरू होती है। उसके बाद एक्सोऑस्मोसिस और कंटिन्यू होने पर सेल वॉल तो अपनी जगह पर ही रहेगी, लेकिन झिल्ली जो है या पूरा जीवद्रव्य प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो सेंटर में, ये जो है ये प्रोटोप्लास्ट और ये सेल वॉल, इसको कहते हैं, ये अंतिम अवस्था होती है, इसको बोलते हैं एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। प्रोटोप्लास्ट बिल्कुल सेंटर में, केंद्र में संकुचित हो जाता है और टर्गर प्रेशर जो है अत्यधिक नेगेटिव हो जाए। 3 स्टेप में जाकर के पूरा प्लाज्मोलाइसिस होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर एक्सोऑस्मोसिस आरंभ होता है, पहले लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, उसके बाद इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस और उसके बाद एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि इस अंतिम अवस्था में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य क्या पाया जाए।
अब ये खाली जगह हो गई ना, यहाँ हवा नहीं भरी होगी, यहाँ क्या हो? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो कोशिका के बाहर था ना, अंदर कैसे आया? ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति स्वतंत्र पारगम्य पढ़ाया था, तो बाहर उपस्थित हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ही अंदर आ जाए। तो ये पूछा जाता है कि भित्ति और झिल्ली के मध्य क्या रहेगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ही पाया जाएगा। सेल वॉल व प्रोटोप्लास्ट के मध्य, सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट के मध्य हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरा रहे। प्लाज्मोलाइसिस के बारे में 2-4 मुख्य बातें हैं, बस वो ध्यान रखनी, ये दोनों तीनों स्टेप ध्यान रखना, ठीक है। लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस बिल्कुल आरंभ की अवस्था है। इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस मध्य की अवस्था है, जहाँ बस कोशिका झिल्ली हटना शुरू हुई है, ये बहुत पूछा जाता है, डायग्राम ध्यान रखना। और अंतिम जो अवस्था है जिसमें पूर्ण रूप से प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। पिछली क्लासेस में आपको विसरण दाब और परासरणी दाब के बारे में बताया गया था, थोड़ा सा पुराना रिकॉल करें। तो विसरण दाब, पहले तो उसको याद करें जरा, विसरण दाब क्या था? विसरण दाब की बात कर रहे थे। एक्चुअली अब हमें पढ़ना है विसरण दाब न्यूनता या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी। अगले जो 2 टॉपिक हैं, डीपीडी और जल विभव, वाटर पोटेंशियल, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये फिजिकल प्रोसेस का आखिरी भाग है हमारा। अभी तक जो हमने पढ़ा है, अब उनको हम पूरा निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर काम में लेंगे। हमने विसरण और विसरण दाब पढ़ा है। विसरण दाब हमेशा किसकी वजह से होता है? मैंने बताया ना, आसान भाषा में कैसे याद रखना है। विसरण दाब कौन? जाने वाला, जाने वाला जो भी जल है, जिसका भी विसरण हो रहा है, तो विसरित होने वाले पदार्थ द्वारा उत्पन्न दाब क्या होगा? विसरण दाब, ठीक है। लेकिन परासरणी दाब का मामला अलग। किसी विलयन में उपस्थित, मैंने जो कल परिभाषा बोली वही वापस बोल रहा हूँ, और मैं कई बार बोल चुका हूँ उसको, अब तक आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। किसी विलयन या कोशिका में उपस्थित विलेय पदार्थों द्वारा परासरण की क्रिया में बुलाए गए जल द्वारा उत्पन्न दाब क्या कहलाएगा? परासरणीय दाब। समझ में आया? मैंने थोड़ा सा लंबा घुमा के बोला आपको कि विलेय द्वारा बुलाया गया जल ऐसे थोड़ी आया। परासरण में जल कब आता है? जब कोई बुला रहा है। बुला कौन रहा है? विलेय। तो यानी कि मनुआर किसकी है? विलेय करना ना कि घर पधारो सा, ये होता है ना, ठीक है। अब जितनी तगड़ी मनुआर करोगे उतना भाई आने की संभावना क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। और बल्कि ज़्यादा मनमार करोगे तो पड़ोसों को भी लेके आ जाए, चलो यार जब इतना ही बुला रहा है तो चलो सभी चलो आज, है ना। तो बुलाने वाला कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी कि विलेय कितने ज़्यादा हैं, विलेय अणु सोल्यूट तय करेगा। अगर वो ज़्यादा है तो वो उतने ही ज़्यादा जल को बुलाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि परासरणी दाब विलेय की मात्रा से चलता है ना। तो विसरण दाब जाने वाले की वजह से है, तो परासरणी दाब नहीं जाने वाले की वजह से। क्लियर, समझ में आई बात? ठीक है, जहाँ विलेय ज़्यादा होगा वहीं परासरणी दाब ज़्यादा बने, क्योंकि वो ज़्यादा जल को बुलाए। पहले ये बात समझ के रखना। अब आप देखिए, अपन वापस विसरण पे चलते हैं। एक शुद्ध जल है और एक कोई विलयन है, दोनों में जल तो है ना। विलयन में भी जल होगा और शुद्ध जल में तो जल ही। ज़्यादा किस में होगा? शुद्ध जल में। विलयन में तो विलेय की वजह से जल की मात्रा थोड़ी क्या हो गई? कम। अब आप देखिए, विसरण दाब जल की वजह से हो, जाने वाला कौन है? जल। तो हमने कहा ना, विसरण दाब हमेशा विसरित होने वाले पदार्थ यानी कि जल पर निर्भर करेगा। तो शुद्ध जल का विसरण दाब क्या होगा? अधिकतम या न्यूनतम? जितना ज़्यादा जल उतना ज़्यादा विसरण दाब, क्योंकि जल ही तो जाए, विसरित तो कौन हो रहा है? जल। तो जल ज़्यादा कहाँ है? शुद्ध जल में। तो शुद्ध जल का विसरण दाब उच्चतम होगा, ठीक है। अपन ने विलयन बना लिया तो विलयन में जल की मात्रा कुछ कम हो गई, तो विसरण दाब भी। अब देखिए, विलयन के अंदर भी जल है, लेकिन यहाँ विसरण दाब कम है और शुद्ध जल में विसरण दाब ज़्यादा है। अगर मैं इसको ये कहूँ कि शुद्ध जल के विसरण दाब और विलयन के अंदर उपस्थित जल के विसरण दाब का अंतर, ये अंतर कहलाता है विसरण दाब न्यूनता। अर्थात कितना विसरण दाब कम हुआ, यही तो पता चला ना, ठीक है। और जितना विसरण दाब कम हुआ मतलब उतना ही जल कम हुआ। जल कम हुआ तभी तो विसरण दाब कम हुआ, ठीक है। तो ये जो विसरण दाब न्यूनता है, ये वास्तव में कितना जल कम हुआ यही तो बता रही है। इसका मतलब
अगर आपको इसको जल बराबर करना है तो कितना जल लाना पड़ेगा? जितना कम हुआ। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो अगर हमें जल में हुई कमी पता चल जा रही है तो हम ये भी तो बता सकते हैं कि भाई इसको कितना जल चाहिए, जितना कम हुआ उतना ही तो चाहिए। एक्चुअली क्या हो रहा है, देखिए हम इस पे क्यों आए। हमने एक चीज़ देखी, हमने कहा था ओपी परासरणीय दाब, और मैंने आपको कहा था परासरणीय दाब विलेय के पदार्थों के द्वारा कुल कितना जल लिया जाए, विलेय के पदार्थों की उपस्थिति से अब कितना जल लेना पड़ेगा वो बता रहा है ओपी। ओपी बता रहा है कि सेल को कितना जल लेना चाहिए, इतना अगर उसमें सोल्यूट है तो। लेकिन हम देखते हैं कि कोशिका उतना जल लेती नहीं है जितना ओपी बताता है। ओपी ने कहा है कि भाई एक्स मात्रा जल की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना सारा इसके अंदर सोल्यूट है तो इस हिसाब से इतना जल लेना पड़ेगा। लेकिन जब कोशिका को रखा गया उसने उतना जल लिया नहीं, थोड़ा कम लिया। अर्थात ओपी के अनुसार तो कुल कितना जल आना चाहिए यह पता चल रहा था, लेकिन हमें लगा कि इसका मतलब कोशिका की मांग थोड़ी कम थी। कितना आना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन आएगा कितना? जितनी मांग होगी। कुछ समझ में आ रही बात? ठीक है। कोशिका की मांग कैसे तय होगी, उसकी जल की मांग कैसे तय होगी? ओपी ने या सोल्यूट ने हमें ये तो बता दिया कि टोटल इतना जल लेना है, लेकिन क्या कोशिका में कोई जल नहीं है? थोड़ा तो है ना उसके पास, तो कुछ तो उसके पास पहले से ही है। ओपी क्या बता रहा है? टोटल इतना आना चाहिए एक्स अमाउंट, लेकिन सपोज वाई अमाउंट पहले से है थोड़ा जल, तो कोशिका क्या करेगी? कितना जल ले? जितना टोटल आना चाहिए और जितना उसके पास है। मांग कैसे निकालोगे? मांग ये तो अर्थशास्त्र है, सिंपल सी बात है। आपके पास जितनी चीजें हैं अब और कितनी कमी है वही तो मांग हुई ना आपकी। तो कमी कैसे पता चलेगी? कुल कितना जल आना चाहिए और कितना जल है, इसको माइनस करेंगे तो बचेगा कि भाई कितना जल और चाहिए। ये जो जल की मांग है इसी को कहते हैं डीपीडी। समझ में आई बात? इसको अब थोड़ा सा हमने अर्थशास्त्र के रूप में बदल दिया और कुछ नहीं किया है। ठीक है। हम हर बार कहते आ रहे हैं कि जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। हमने ये भी कहा कि साहब सांद्रता का अंतर है, एक तरफ जल ज़्यादा है एक तरफ जल कम है। अब हम उसको दूसरे एंगल से बता रहे हैं कि भाई जिधर जल कम है ना उधर जल की मांग ज़्यादा है। समझ में आई नहीं? एक शुद्ध जल और एक विलयन है, मांग किसकी होगी? वाटर की डिमांड किसकी ज़्यादा है? विलयन की। क्यों? उसमें सॉल्यूट है, उसके अंदर जल कम है, तो उसकी मांग है कि भैया हमें इतना जल और चाहिए। ठीक है। तो जिधर मांग होगी उधर ही तो जाएगा ना जल, इसलिए शुद्ध जल से जल किधर गया? विलयन में गया। ऐसे ही हम कोशिकाओं की मांग भी निकालते हैं कि कोशिका कुल कितना जल लेगी उससे मतलब नहीं है, वो तो हमें ओपी से पता चल जाएगा, क्योंकि ओपी किस पर निर्भर करता है? सोल्यूट पर। ठीक है। हमें तो अब ये देखना होता है कि सेल वास्तव में जल लेगी कितना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जितना जल उसमें है वो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, सेल के अंदर कितना जल है ये हमें कैसे पता चले? हाँ, यस, वेरी गुड। सेल में कितना जल है इसका अंदाजा कहाँ से लगेगा? टर्गर प्रेशर से। याद करो क्या कहा था? कोशिका में जितना जल आएगा उतना ही क्या बनेगा? टर्गर। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपको एक सेल का ओपी दे रखा है और दूसरे सेल का भी ओपी दे रखा है, मैंने आपको कहा था ओपी में जल की गति किधर से किधर होती है? कम से ज़्यादा से कम, कम से ज़्यादा। अगर सिर्फ ओपी दिया है तो फिर लो ओपी से किधर जाने का? हाई। लेकिन आपको साथ में टीपी भी दे दी। टीपी बोले तो टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या बताता है? कि इतना जल है अपने पास। ओके। तो ओपी बता रखा है कि कुल जल इतना चाहिए, टीपी दे रखा है कि भाई इतना चाहिए लेकिन इतना अपने पास है। तो अब जल कितना आएगा? अब मांग निकालनी पड़ेगी। समझ में आया? अगर आपको दो कोशिकाएं दी हैं और ओपी और टीपी दोनों दिया है तो कभी भी ओपी के हिसाब से जल की गति मत करना, क्वेश्चन गलत हो जाए। क्योंकि टीपी भी दिया है, टीपी आपको बता रहा है इतना जल है, तो अब आप क्या करो? ओपी कुल जल में से उपलब्ध जल माइनस करो तो मांग आएगी, और उस मांग को कहते हैं डीपीडी। समझ में आया? ठीक है। डीपीडी के अनुसार गति चलेगी। जैसे मैंने आपको कई बार आप सुनते हैं ना मोटिवेशनल लेक्चर में कि गिलास भरा, आधा जल भरा हुआ है आधा खाली है। आपसे पूछा जाता है कि भाई क्या स्थिति इसको जरा परिभाषित करें, तो कुछ लोग कहेंगे साहब आधा खाली है। कहते हैं साहब जो नकारात्मक विचार वाले उनको खाली पहले दिखता है। कुछ लोग कहेंगे साहब ने आधा भरा तो है। जो आशावादी और पॉजिटिव वाले होते हैं उनको पहले भरी चीज़ दिखती है। ठीक है।
जब मैंने उस गिलास के बारे में ये कहा कि ये आधा खाली है, तो मैंने क्या बताई? मैंने उसकी मांग बताई कि आपको इसको पूरा भरने के लिए और इतना जल चाहिए, यही तो बताया। तो ये जो हमने बताया ये डीपीडी बताया। किसी भी तंत्र की, किसी भी कोशिका की जल की वास्तविक मांग ही क्या है? डीपीडी। समझ गए? तो जब हम कहते हैं आधा गिलास खाली, मतलब हम बता रहे हैं कि भाई आप और पानी इसको इतना देना पड़ेगा। और जब मैंने कहा आधा गिलास भरा है, तो मैंने क्या बताया? मैंने जल की मात्रा बताई कि इतना जल तो है अपने पास, ठीक है। उस समय मांग की बात नहीं करी, इतना है ये बताया। तो ये जो बताया ना कि जल इतना है, ये आगे अभी बताएंगे जल विभव से, वाटर पोटेंशियल। अभी आपको क्या ध्यान रखना है? टर्गर प्रेशर। जल की मात्रा किससे पता चल रही है? जितना ज्यादा। और टर्गर प्रेशर आपको ये भी बताया था सिर्फ कोशिकाओं में बनेगा, किसी परख नली और किसी पात्र में नहीं बनेगा। तो हम कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, तो कोशिका क्या ओपी कितना है और कोशिका का टीपी कितना है, इसी का अंतर हमें पता चलेगा कि इसकी मांग कितनी है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कहें कि अगर किसी कोशिका को शुद्ध जल से पृथक किया जाए अर्धपारगम्य झिल्ली से, तो कोशिका जितना जल ग्रहण करती है वही उसकी क्या होती है? मांग होती है। कैसे पता चलेगा? शुद्ध जल में उपस्थित जल का विसरण दाब और कोशिका में उपस्थित जल के विसरण दाब का अंतर, दो जगहों की डीपी का अंतर ही क्या कहलाता है? डीपीडी, विसरण दाब न्यूनता। मतलब विसरण दाब न्यून हो गया, कम हो गया। कब कम हुआ? जब आपने उसमें क्या मिलाया? सॉल्यूट। और जैसे विसरण दाब कम हुआ तो जल की मांग बढ़ गई। समझ में आई बात? इसको हम चूषण दाब भी कहते हैं कि एक कोशिका को जल में रखने पर वो कितना जल अवशोषित करेगी, यही दरअसल उसकी मांग हुई। और यही क्या है? उसकी डीपीडी भी हुई। क्लियर? तो डीपी यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर हमेशा जल की मात्रा से तय होगा, ठीक है। और डीपी और टीपी दोनों में एक संबंध है। कोशिका के संदर्भ में जब बात करोगे तो कोशिका में जल का जो विसरण दाब है वही तो टर्गर प्रेशर भी है। कोशिका में जितना जल उपस्थित है उसी से तो स्फीत दाब बनेगा, और जितना जल है उसी से उसकी डीपी भी निकाल सकते हैं। तो जल की उपस्थिति से तो क्या आएगा? आप टीपी निकाल सकते हो, डीपी निकाल सकते हो, ठीक है। और जब दूसरी जगह से इसको माइनस करेंगे तो डीपीडी डिफरेंस आए। ये डिफरेंस है एक्चुअली। इसको परिभाषित करते हैं, थोड़ा सा और समझेंगे इसको। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का क्या मतलब हुआ? शुद्ध जल के डिफ्यूजन प्रेशर एवं किसी विलयन या कोशिका में उपस्थित जल के डिफ्यूजन प्रेशर का अंतर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या विसरण दाब न्यूनता डीपीडी कहलाता है। शुद्ध जल के डिफ्यूजन प्रेशर और विलयन या कोशिका में उपस्थित जल के डिफ्यूजन प्रेशर का अंतर डीपीडी कहलाता है। किसी कोशिका जल की वास्तविक मांग, कोशिका में जल की वास्तविक मांग को प्रदर्शित करती है डीपीडी। डीपीडी द्वारा किसी सेल द्वारा अवशोषित किए जाने वाले जल की मात्रा का पता चलता है, कितना जल वो अवशोषित करती है। अतः इसे सक्शन प्रेशर, चूषण दाब भी कहते हैं। अब डीपीडी के संदर्भ में अगर हम जल की गति समझाना चाहें तो जल ऑस्मोसिस में कहाँ से कहाँ गति करेगा? हाई डीपीडी से लो डीपीडी वाले की तरफ, या लो डीपीडी से हाई डीपीडी? डीपीडी का मतलब है डिमांड। आप तो ये ध्यान रखो, डी फॉर डिमांड, डी फॉर डीपीडी, ठीक है। डीपीडी का मतलब है जल की मांग, डिमांड कितनी है। अगर किसी कोशिका की डीपीडी उच्च है मतलब मांग ज्यादा है। मांग ज्यादा है इसका मतलब उसके पास जल कम है। तो कम जल है तो वहां से तो जल निकलने से रहा, और जिसकी डिमांड कम होती है उसके पास जल क्या होता है? ज्यादा। तो इसका मतलब गति कहाँ से कहाँ होगी? निम्न डीपीडी, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ हमेशा जल गति करता है। लो डीपीडी से हाई डीपीडी। लो डीपीडी का मतलब क्या हुआ कि जल की मांग कम। इसको आसानी से समझे तो जल की मांग कम अर्थात जल की मात्रा अधिक हो। मांग कम है मतलब मात्रा अधिक हो जाएगी। और हाई डीपीडी का मतलब
मांग अधिक हो जाए। तो अगर मान लीजिए दो कोशिकाएं हैं, एक का डीपीडी कम है और एक का डीपीडी ज़्यादा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जिस सेल का डीपीडी कम है वहाँ से जल हमेशा उच्च डीपीडी की तरफ चलेगा, जिसके पास जल अधिक है उसकी मांग कम होती है। ये उल्टा चलता है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी। दो अलग अलग जगहों पर जो जल की मात्रा का अंतर है वही है। मात्रा की जगह हमने इसको डिफ्यूजन प्रेशर के संदर्भ में बताया है। और ध्यान रखिए जल की मात्रा उतनी ही है जितना डिफ्यूजन प्रेशर, दोनों एक साथ ही चलते हैं। जितनी मात्रा होगी उतना ही डिफ्यूजन प्रेशर भी बनेगा। किसी कोशिका का डीपीडी कैसे निकालेंगे? ओपी माइनस टीपी। समझ में आया? ओपी क्या बता रहा है? सॉल्यूट के आधार पर, विलेय के आधार पर कुल कितना जल लेना है, ये कौन बता रहा है? ओपी। ठीक है। और टीपी सेल में कितना जल उपस्थित है। तो कितना लेना है और कितना उपस्थित है इसको घटाओगे तभी तो मांग निकलेगी। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना ओपी जो है वो टोटल वाटर की बात करता है और टीपी बताता है उपलब्ध जल कितना। इन दोनों के अंतर से पता चलेगा भी कितना और चाहिए मांग। अब मान लीजिए कोई सेल पूर्ण रूप से टर्जिड है, इसी टर्जिड सेल में डीपीडी का मान कैलकुलेट कर सकते हो। पिछली बार अपन ने वो टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर बताया था। ठीक है, एक पूर्ण रूप से स्फीत कोशिका में टर्गर प्रेशर क्या होता है? पूरी तरह से टर्जिड कोशिका में टीपी जो है वो किसके बराबर होता है? ओपी के बराबर। ओपी के हिसाब से जितना जल आना चाहिए उतना जल ले लिया अपन ने, तभी तो वो पूर्ण रूप से क्या हो गई? स्पीड। और अगर टीपी और ओपी बराबर है टर्जिड सेल में तो इस हिसाब से देखें तो डीपीडी क्या हो जाएगा? भैया आप देख लो, ये ओपी माइनस टीपी की जगह भी क्या लिख लो? ओपी। तो डीपीडी कितना आ गया? 0 आ गया। इसका क्या अर्थ हुआ? डीपीडी 0 होने का जल की कोई मांग नहीं। जब पूर्ण रूप से स्फीत कोशिका है तब इसकी मांग नहीं, 0। ठीक है, डीपीडी 0 होने का मतलब जल की कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं, नो डिमांड ऑफ वाटर। अब जरा श्लथ कोशिका फ्लैसिड सेल का डीपीडी निकालो। ओपी और टीपी देखिए, टर्जिड सेल और फ्लैसिड सेल में अंतर होता है टर्गर प्रेशर। ओपी तो जो है वो विलेय की वजह से, यहाँ टर्गर प्रेशर किसके बराबर हो गया? ओपी। लेकिन जो श्लथ कोशिका होती है यहाँ तो टर्गर प्रेशर क्या होता है? 0। सारे टर्गर है ही नहीं, 0 हो गया। और टर्गर प्रेशर 0 हो जाएगा तो डीपीडी किसके बराबर? ओपी के बराबर। ये मांग कैसे हुई? ज्यादा या कम? देखिए ओपी बताता है कि भी विलेय के आधार पर कुल जल कितना चाहिए, और जितना कुल जल चाहिए उतनी हमारी मांग भी है। इसका मतलब सर हमारे पास जल है ही नहीं बिल्कुल, तो श्लथ कोशिका में जल नहीं है, कम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ जल की उच्च मांग होगी। एक अवस्था और ले लेते हैं, किसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका, उसमें डीपीडी और जल की मांग कैसी होनी चाहिए? टर्गर प्रेशर का मान देखो पहले तो क्या होगा? टर्गर प्रेशर 0 से भी कम कितना है? नेगेटिव। तो डीपीडी में अगर नेगेटिव, अगर आप ओपी लिखोगे, सॉरी ये नेगेटिव टीपी होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी प्लस टीपी होगी। मतलब ये तो और भी ज्यादा होगी, ओपी से भी ज्यादा हो रहा है, प्लस टीपी और जोड़ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसके पास जल की उच्चतम मांग होगी। सबसे ज्यादा डिमांड जल की जो है प्लाज्मोलाइज्ड कोशिका को होगी। डीपीडी से पता चल, मैंने ये 4 अवस्थाएं लिखी है। डीपीडी या जल की मांग के आधार पर बता सकते हो किसमें ज्यादा किसमें कम मांग रही। सर्वाधिक किसकी हुई? प्लाज्मा, ये तो देख ही रहे। फिर इसके बाद श्लथ कोशिका, फिर उसके बाद आंशिक रूप से टर्जिड, मतलब थोड़ा जल है इसमें, और फिर पूर्ण रूप से टर्जिड। जो पूर्ण रूप से स्फीत कोशिका है उसकी तो मांग 0 हो जाती और उधर मांग सर्वाधिक होगी। ये इस तरह से चलेगा। क्वेश्चन में भी आता है, ध्यान रखिएगा, किसकी सेल जल की मांग डीपीडी उच्चतम होगी निम्नतम होगी। एनसीईआरटी ने हमें डीपीडी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। एक्चुअली आजकल डीपीडी की बजाय जल विभव पढ़ा जाता है, बट अगर हमें डीपीडी का ज्ञान है तो जल विभव समझना आसान हो जाता है। अब अगर हम जल की मांग को उल्टा कर दें,
अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे हम, मांग तय होती है उपलब्ध जल के आधार पर। आपके पास या कोशिका के पास कितना जल है जो कि टर्गर प्रेशर द्वारा निरूपित हो रहा है, ठीक है, इसी से तो तय होगी कि मांग कितनी होगी। अगर टर्गर प्रेशर कम हो जाता है तो मांग बढ़ जाएगी, अर्थात जल की मात्रा ही तय करेगी कि मांग कितनी। अगर मैं मांग को उल्टा कर दूं, जैसे मैंने कहा कि आधा गिलास खाली है, जब तक मैं ये बोल रहा हूं तब तक मैं मांग बता रहा हूं, डीपीडी बता रहा हूं, डिमांड। लेकिन मैंने उल्टा कर दिया कि आधा गिलास भरा है, तो मैंने वहां पर डिमांड की बजाय उपलब्धता बताई कि मेरे पास आधा गिलास जल है, मतलब जल कितना उपलब्ध है, आधा गिलास, तो जल की मात्रा बताएगी। तो अगर हम डिमांड के आगे एक माइनस चिन्ह लगा दें तो ये बन जाता है जल विभव। जल विभव दरअसल एनर्जी का कंसेप्ट है। अब याद कीजिए, मैंने जब डिफ्यूजन शुरू किया था तब मैंने कहा था कि प्रकृति में ऊर्जा का बराबर वितरण करने की हमेशा कोशिश की जाती है। मैंने कहा था कि अगर एक तरफ पदार्थ ज्यादा है, दूसरी तरफ कम है, तो स्वतः ही चलने लगता है, विसरण परासरण अपने आप होता है। और जिधर मॉलिक्यूल ज्यादा है, हम ये भी कहते हैं, अगर ऊर्जा के संदर्भ में बात करें तो किसी भी तंत्र का प्रत्येक इकाई सदस्य कुछ ऊर्जा लेके बैठा है, ठीक है, और हर एक इकाई के पास में जो ऊर्जा है वो उसकी मुक्त ऊर्जा है, फ्री एनर्जी, और वही ऊर्जा उसको काम करने में मदद करती है। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल हो जाते हैं तो सबकी मुक्त ऊर्जा इकट्ठी कर लो तो वहां ऊर्जा ज्यादा होगी, और जिधर मॉलिक्यूल कम है उधर ऊर्जा क्या हुई, कम। तो अपने आप वो जो मुक्त ऊर्जा होती है, जो वो बैठे हुए थे, वही मुक्त ऊर्जा उनकी गतिज ऊर्जा में, मैंने पोटेंशियल वर्ड यूज किया था, पोटेंशियल एनर्जी सुना, ठीक है, तो दरअसल वो उनकी फ्री एनर्जी। अब वही फ्री एनर्जी किसमें बदलती है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी में, और मॉलिक्यूल चल पड़ता है अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो ऊर्जा का हमेशा इक्वलाइजेशन होता है, समानता, बराबरी की बात की जाती है कि भाई बराबर बंटना चाहिए सब तरफ। अगर एक तरफ ज्यादा है तो अपने आप वो मूवमेंट होगा। जल विभव में भी हम कुल मिलाकर के जल की मात्रा की बजाय अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ऊर्जा की। अगर मैंने जल की मात्रा की बात करी तो टर्गर प्रेशर आ गया। टर्गर प्रेशर एक तरह से जल की मात्रा ही तो बता रहा है। थोड़ा और आगे चलो तो डिफ्यूजन प्रेशर भी जल की मात्रा ही तो बता रहा था। शुद्ध जल का डिफ्यूजन प्रेशर क्या था, उच्चतम, क्योंकि जल ज्यादा है, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर जल पर निर्भर करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर तो विलेय पर निर्भर करता है, ठीक है। तो चाहे आप डीपी ले लो, चाहे आप टीपी ले लो, ये जल की मात्रा को दिखा रहे हैं, लेकिन वो प्रेशर के संदर्भ में टर्गर प्रेशर, अगर मैं इसको प्रेशर से बदलकर ऊर्जा में ले आऊं तो ये हो जाएगा जल विभव। समझ गए। तो जल विभव को अगर एक लाइन में बात करें तो जल की मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, इसी को हम जल की जल विभव भी कहते हैं। अब आप देखिए, जितना ज्यादा जल होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, ऊर्जा होगी। और मैंने जो आपको ये एनर्जी का कंसेप्ट बताया, ये थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट है कि ऊष्मा गति की थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार सिस्टम में जितने ज्यादा इकाइयां होगी, हर एक की मुक्त ऊर्जा जुड़ करके मुक्त ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा। और ज्यादा ऊर्जा से कम ऊर्जा की ओर गति होती है हमेशा। और ये जल विभव से भी समझा सकते हो, जहां पर जल ज्यादा, जल की मात्रा ज्यादा, वहीं पर जल विभव भी क्या होगा, ज्यादा। तो आपने को कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा ध्यान रखना है, जहां जल की मात्रा ज्यादा वहीं पर जल की ऊर्जा भी ज्यादा। समझ में आई बात। अच्छा, जल विभव क्या है, केवल कोशिकाओं तक सीमित नहीं रहता, ये सजीव तंत्र यानी कोशिका और कोशिका के बाहर सब जगह चलता है। आपने कभी देखा कि अपन डैम में गेट खोलते हैं और पानी बह के तेजी से बाहर आता है, क्यों आया? किसी बांध के गेट खोलने पर जल तेजी से बाहर क्यों निकला, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, उस डैम के गेट के पीछे की तरफ अथाह जल भरा हुआ, इधर क्या है, खाली। तो विभव का अंतर देखो। अब ऊर्जा की बात करते हैं, इतना सारा जल है तो ऊर्जा भी खूब है, और इधर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जैसे गेट खोलोगे तो तेजी से पानी जाए अपनी उच्च ऊर्जा से निम्न, वहां भी जल विभव काम करता है। समझ गए। दो कोशिकाएं हैं, एक से दूसरे में जल जा रहा है, वहां भी विभव का ही अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस। कोशिका को पानी में रख दिया तो बाहर से जल उसमें जा रहा है, यहां भी विभव का। हर जगह जहां भी आप कहीं ना कहीं कोई गति देख रहे हैं, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, जल की गति हो रही,
गति होने का मतलब कुछ काम हो रहा है, काम हो रहा है मतलब ऊर्जा खर्च हो रही। थोड़ा फिजिक्स में चलते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस इंक्लूड्स मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मूवमेंट ऑफ वाटर मीन्स सम वर्क डन। वर्क डन पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? और जब कुछ काम हुआ तो यानी कि ऊर्जा का उपयोग हुआ ना, तो ये ऊर्जा कहाँ से आई? ये विभव का अंतर, ये ऊर्जा प्रदान करता है। तो जल की मात्राएं जब अलग अलग होंगी तो उनकी ऊर्जा, उनका विभव भी अलग अलग होगा। और जल विभव प्रवणता मतलब एक जगह पर जल विभव या ऊर्जा ज्यादा, दूसरी जगह ऊर्जा कम, तो दो जगह के जल विभव का अंतर क्या हो गया? वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, प्रवणता, ठीक है। और हमेशा गति किधर होगी? प्रवणता की दिशा में होगी। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, जल विभव या कितना जल आएगा नहीं आएगा ये कई कारकों से तय होता है। हमारे को यहाँ पर मेन चीज यही पढ़नी है कि जल विभव को तय करने वाले कारक। हमने ये देखा कि कई बार बांध से जब पानी निकलता है ना, इतने, अब हम ये सिविल इंजीनियरिंग की बातें हैं, इस चीज पे भी निर्भर करता है कि बांध के गेट की ऊंचाई कितनी, कितना तेज गति से पानी आएगा, ठीक है। उसमें ऊंचाई एक मैटर करता है, हाइट, क्योंकि हाइट सीधा सीधा ग्रेविटी से संबंधित रहेगी। अगर ज्यादा ऊंचाई पे है और खोलोगे तो बहुत तेज गति से आएगा, और थोड़ा कम ऊंचाई पे तो धीरे धीरे आएगा। इतना तो समझ रहे हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं जल का मूवमेंट बांध में जो हो रहा है उसमें ग्रेविटी भी तो एक कारक है, ठीक है। और एक कारक, पृथ्वी में अलग अलग जगहों पर वातावरणीय दाब का भी अंतर होता है। अब आप देखो, बांध में पीछे जहाँ जल भरा है, वैसे तो सामान्य रूप से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात, लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह है जहां पर दाब ज्यादा है और आपने गेट ऊंचे किए और इधर दाब ज्यादा है, तो गति क्या होगी? और तेज निकलेगा। तो अलग अलग विश्व में अलग अलग जगहों पर जो डैम बने हुए हैं, अगर आप बिल्कुल नाप तोल सब कुछ सही रखो ना, फिर भी जल की गति अलग अलग प्राप्त होती। उसमें एक तो उसकी हाइट है कि कितना ऊंचा बांध बना हुआ, और दूसरा उस जगह का दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ जगह प्रेशर कम होता है, कुछ जगह प्रेशर ज्यादा हो सकता है। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो और तेज गति से पानी निकलेगा। तो किसी भी जगह जब डैम बनता है ना, तो इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है कि मान लीजिए कोटा में बांध बनाना है, तो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समुद्र तल से ऊंचाई, ग्रेविटी, हर चीज देखी जाए, तब जाकर के हाइट डिसाइड होती है। और आगे कितना खाली छोड़ना वो भी तय होता है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जानते हो? बांध के पीछे का हिस्सा क्या है? अपस्ट्रीम, और खाली जो आगे पड़ी रहती है सूखी नदी, वो डाउनस्ट्रीम है। अखबारों में आता डाउन स्ट्रीम में मछलियां पकड़ते हुए 4 लोग पाए गए, डैम खुलने से चारों बह गए, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम केवल उतना ही नहीं है, बहुत आगे तक होता है। तो जब बांध के गेट खोलने होते हैं ना, तो पूरी घोषणा होती है नदी के ठेठ तक कि भैया सब निकल जाओ नदी में से पानी छोड़ने वाले। होता क्यों होता है? क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम कितना लंबा रखना पड़ेगा, वो सब कुछ चीजें कैलकुलेट होती है। ये सब वाटर पोटेंशियल है, मतलब वहां भी काम आता है। अब अपन कोशिका में आ जाए, अपना काम तो कोशिका से अपनों कौन सा बांध बनाना है, ठीक है। अब कोशिका में जल आ रहा है जा रहा है, तो जरा उसी बांध के हिसाब से सोचें, तो कोशिका में क्या ग्रेविटी, गुरुत्व का कोई अंतर है? अब इतनी छोटी कोशिका है, वहां ग्रेविटी का खास कोई मतलब नहीं। तो क्या ग्रेविटी जो बांध के जल विभव को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही थी, कोशिका के जल विभव में काम आएगी क्या? यहाँ आके वो नगण्य हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से दाब, वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। अच्छा, पृथ्वी में जो वातावरणीय दाब होता है बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा ही होता है। तो वहां भी दबाव तो था ही। क्या कोशिका में कोई दाब रहे? ग्रेविटी का तो चलो नहीं है कोई मतलब, लेकिन कोई दबाव होगा। दाब तो कोशिका में भी है। कौन सा? कोशिका के अंदर कौन सा दाब? जल की उपस्थिति की वजह से कौन सा दाब बना? टर्गर प्रेशर। इसका मतलब किसी भी कोशिका का जल विभव निर्धारित करने में टर्गर प्रेशर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। टर्गर प्रेशर का मतलब है जल की उपलब्धता। सीधी सी बात है ना, जल कितना लेंगे, पहले से कितना है वो देख के ही तो लेंगे। इसलिए टर्गर प्रेशर हमेशा जल विभव में एक महत्वपूर्ण कारक रहता है, लेकिन ग्रेविटी नहीं रहता। अच्छा, एक कारक और है, दाब हो गया, ये हो गया। कोशिका में एक कारक और है। देखिए, बांध के अंदर क्या कोई विलेय मिलाया था क्या? वहां पानी चला तो वहां तो चला वो ग्रेविटी और दाब की वजह से, वहां तो शुद्ध जल ही है, कोई नमक थोड़ी डाल रखा है बांध में। लेकिन कोशिका के अंदर तो विलेय की मात्रा है।
यही तो तय करेगी ना पानी कितना होगा। इसलिए कोशिका में ध्यान रखना, विलेय यानी सोल्यूट और टर्गर प्रेशर, ये दोनों तय करेंगे कि कितना जल विभव बनेगा या जल की कितनी मात्रा होगी। अब इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझें। एक कोशिका के अंदर जल की मांग या जल की उपलब्धता, इन्हीं दो चीजों से तो तय होती है कि कितना विलेय है और कितना जल आपके पास पहले से है। इसी से तो बताओगे ना कि कुल कितना जल चाहिए और आपके पास कितना है, तो कितनी और मांग है। ये सब चीजें दो ही चीजों से तो तय हो रही है, एक तो आपके कोशिका में उपस्थित जल की मात्रा और कोशिका में उपस्थित विलेय की मात्रा। समझ में आई बात? तो कोशिका का जल विभव इन दो कारकों पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब एक तीसरा कारक और है जो आपको कोशिका में और बांध में दोनों में नहीं दिख रहा है, लेकिन एक और चीज होती है और वो होती है एक सतह। कई बार कुछ सतह ऐसी होती हैं जो पानी को बड़ा जोर से आकर्षित करती है, जल आकर्षित, हाइड्रोफिलिक। अगर मान लीजिए ऐसी कोई सतह है कहीं, जैसे कोशिकाओं में कभी कभी कोशिका भित्ति होती है, और आपने वो मूल रोम पढ़े, उनके बाहर का आवरण किसका बना होता है? मूल रोम के बाहर की सतह कोशिका झिल्ली की या भित्ति की? मूल रोम एक कोशिकी है, बहुकोशिकी? पढ़ा होगा ना कि जो मूल की एपिडर्मल सेल है वही खींच जाती है, लंबा सा एक रोम बन जाता है और उसके चारों ओर कोशिका भित्ति भी चलती। आपने देखा होगा जब वो जड़ें जब जमीन में होती हैं तो वो जो मूल रोम पर भित्ति है ना, ये सतह जल को आकर्षित करती है। अभी इसीलिए हम ये सब चीजें पढ़ क्यों रहे? कुल मिलाकर हमें पौधों में जल संबंध पढ़ना है। तो पौधों के अंदर हमने देखा कि मूल रोम द्वारा जल अवशोषण में सतह का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, और वास्तव में जल विभव में सतह का भी रोल होता है। हालांकि कोशिकाओं के अंदर ऐसी कोई सतह नहीं और नहीं उस बांध में ऐसी कोई सतह थी, लेकिन कई बार अगर कोई ऐसी जल आकर्षित सतह है तो उस सतह की वजह से भी जल आकर्षित होकर और तेजी गति से जाएगा। समझ में आ रही बात? वो थोड़ा मैं आगे बताऊंगा सतह को लेकर के। तो जल का विभव समझ में आना चाहिए, कुल मिलाकर ऊर्जा, ठीक है। और परासरणी दाब में भी, परासरणी गति में भी जल की जो गति हुई वो हमेशा कहां से कहां हुई? उच्च विभव से निम्न विभव या निम्न विभव से उच्च विभव। उच्च विभव का मतलब जल अधिक, ऊर्जा अधिक, वहां से कहा जाएगा? निम्न विभव। समझ गए? अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वही है, बस हमने क्या किया, सांद्रता और मात्रा की जगह क्या कर दिया? ऊर्जा, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज हमने पढ़ी, थोड़ा सा इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जल विभव क्या है? तो जल विभव में और डीपीडी में क्या संबंध दिखा आपको? जल विभव जल की उपलब्धता दर्शाता है और डीपीडी जल की कमी दर्शाता है। तो क्या हो गए? एक दूसरे के विपरीत। अगर आपको किसी तंत्र का डीपीडी पता है तो जल विभव बता पाओगे? उल्टा करो, नेगेटिव साइन लगाते क्या हो जाएगा? डीपीडी माइनस डीपीडी होते क्या हो जाएगा? वो वाटर पोटेंशियल। तो बहुत आसान है, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल जल, वास्तव में देखा जाए तो जल की मुक्त ऊर्जा। थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को और लिख लेते हैं। थर्मोडायनामिक्स के अनुसार, ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स के अनुसार किसी तंत्र के प्रत्येक अवयव में कुछ ऊर्जा पाई जाती है जिसकी मदद से वह कुछ कार्य कर पाता है। यह ऊर्जा उस अवयव की मुक्त ऊर्जा कहलाती है। ऑस्मोसिस में जल की गति होना एक प्रकार का कार्य है, और यह कार्य कैसे हुआ? अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर मुक्त ऊर्जा के अंतर के कारण होता है। ऑस्मोसिस में जल की गति मुक्त ऊर्जा के अंतर की वजह से, इसी को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। शुद्ध जल का जल विभव या मुक्त ऊर्जा और किसी विलयन में उपस्थित जल का जल विभव का अंतर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, जल विभव प्रवणता कहलाता है। और परासरण में जल की गति हमेशा जल विभव प्रवणता की दिशा में होता है, उच्च जल विभव से निम्न जल विभव, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल। हाई वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? वाटर पोटेंशियल का चिन्ह ध्यान रखना है, ये चिन्ह कहलाता है साई, त्रिशूल जैसा चिन्ह होता है ये, और W लिखा जाता है वाटर के लिए, ठीक है। तो ये जो हाई वाटर पोटेंशियल है इसको हम साई W भी इस तरह से भी लिखा जाता है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल।
हाई जाई डब्ल्यू से लो जाई डब्ल्यू। शुद्ध जल का जल विभव क्या रहेगा? अधिकतम या न्यूनतम? जल विभव अधिकतम होता है। हम कह रहे हैं जितना ज्यादा जल उतना ज्यादा विभव, उतनी ज्यादा ऊर्जा। तो सर्वाधिक जल तो तभी होगा ना जब शुद्ध जल हो। तो अधिकतम जल विभव होता है शुद्ध जल का, ठीक है। और यह क्या माना जाता है? यह 0 माना जाता है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू मानी गई है कि शुद्ध जल का जल विभव 0 माना जाता है। जाई डब्ल्यू 0 रहता है। अब शुद्ध जल के जल विभव को अधिकतम माना गया है और वो वैल्यू रखी गई है 0, ठीक है। और अगर शुद्ध जल जो अधिकतम है वही 0 है, तो जैसे इसमें विलय मिलाएंगे तो विलयन बन जाएगा। शुद्ध जल में विलय मिलाने पर क्या होगा? जल की मात्रा कम होगी, और मात्रा कम होगी तो इसका मतलब जो विलयन बना उसका जल विभव भी 0 से कम आएगा। इसलिए ध्यान रखना कि सारे सॉल्यूशन इनका जल विभव 0 से कम अर्थात क्या होगा? नेगेटिव। जितने भी सॉल्यूशन सबका जल विभव नेगेटिव मात्रा। जल विभव का और डीपीडी का भी संबंध ध्यान रखेंगे। किसी सेल का जल विभव उसकी डीपीडी के बराबर किंतु विपरीत, तो वाटर पोटेंशियल नेगेटिव ऑफ डीपीडी रहता है। क्वेश्चन में और था जो डीपीडी पढ़ा है अपन, चाहे तो वहाँ लिख लेना, नहीं तो यहाँ भी लिख सकते हो। आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मान लीजिए 2 सेल बना दी, ये हो गई कोशिका A, और एक और सेल ले लेते हैं, ये सेल B। इसका OP है 25 एटमॉस्फेयर, इसका OP है 30 एटमॉस्फेयर। मैंने आपको क्या कहा था, अगर मान लो सेल का सिर्फ OP दिया जाए तो OP के आधार पर गति बतानी पड़ेगी। तो दिशा क्या हो रही? A से B हो रही। लेकिन ये अधूरा काम, OP के आधार पर बताना वास्तव में सही नहीं, क्योंकि इस कोशिका में कुछ जल तो होगा ना पहले से। तो अगर मान लो यहाँ आपको और दिया है TP, इसका TP दिया है 10 एटमॉस्फेयर और इसका TP दिया है 25 एटमॉस्फेयर। अब हम जल की गति निकालेंगे। तो अगर OP और TP दोनों दिया है, ठीक है, कुल मांग और उपलब्धता, तो वास्तविक मांग निकालनी पड़ेगी। वास्तविक मांग किससे आती? DPD से आएगी। तो जब भी OP और TP दिया है तो DPD कैलकुलेट करो। इसका DPD क्या हो जाएगा? 25 माइनस 10, ये हो गया 15 एटमॉस्फेयर। और इसका कितना होगा DPD? 30 माइनस 25 कितना हुआ? 5। देखिए इन दोनों चीज़ों को समझिए। माना कि सेल B का OP उच्च है। OP उच्च क्यों है? क्योंकि इसका मतलब इसके पास सोल्यूट बहुत सारा होगा। इसके पास सोल्यूट कम है तो इससे थोड़ा कम है। लेकिन सेल B के पास OP उच्च है, लेकिन उसने बहुत सारा पानी ले रखा है पहले, तभी तो उसका TP भी ज़्यादा है। TP ज़्यादा होने का क्या मतलब हुआ? कि इसके पास काफ़ी सारा पानी है, तो अब ये और ज़्यादा नहीं ले पाए, तो इसलिए इसकी डिमांड क्या आ रही है? कम। इसकी डिमांड ज़्यादा है। अब मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुआ? ये वाटर कैसे जाएगा? B से A जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो जो जल की गति रहेगी, गति की दिशा, ये अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो दिशा जो रहेगी B से A रहेगी। ऐसे कोई भी सेल बना के दी जा सकती है, OP TP, ये DPD के आधार पर करना है आपको। अगर कभी भी OP TP दे रखा है तो DPD के आधार पर करना, कोई समस्या। अब वाटर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा तो क्या करो? अगर DPD 15 है तो वाटर पोटेंशियल -15 हो जाएगा। समझ गए? ये -5 हो जाएगा, तब भी दिशा तो वही रहेगी। क्या बोला था अपन ने? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल। एक बात बताओ, इसका वाटर पोटेंशियल अगर मैं लेता हूँ जाई डब्ल्यू -15 और ये जाई डब्ल्यू है -5, उच्च वाटर पोटेंशियल से निम्न वाटर पोटेंशियल जाते हैं, तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा किसका है? 15 बड़ा नहीं है, -15। तो क्या हुआ? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल जाना, तो हाई तो ये हुआ ना, ठीक है, -5। तो क्या हुआ? लेस नेगेटिव हुई। और ये क्या है? मोर नेगेटिव। तो अपन ने जो लिखा ना, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल लिखा था मैंने ऊपर, उसमें वहाँ चाहो तो लिख भी लेना लेस नेगेटिव मोर नेगेटिव, क्योंकि वाटर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा आपको नेगेटिव में मिलेगी। अभी अपन ने लिखा सारे विलयन क्या होते हैं? नेगेटिव। तो नेगेटिव में आप ध्यान रखना कि जो हाई वाटर पोटेंशियल है वो क्या होता है? लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव हुआ ना या नहीं हुआ?
लेस नेगेटिव से किधर जाएगा, मोर नेगेटिव। तो ये थोड़ा सा अपने को क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो गति ध्यान रखनी किधर से किधर चलना है। वाटर पोटेंशियल की बेसिक चीजें हो गई, केवल उसके अवयव मैंने जो 4 बताए थे, आप कंपोनेंट बताए थे वो अवयव देंगे, बाकी लगभग सारी चीजें हो चुकी हैं आपकी। और एक सतह का जो रोल है उसमें एक प्रोसेस हम पढ़ेंगे, इम्बिबिशन, अंतःचूषण, 1-2 चीजें बच रही हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद जल अवशोषण शुरू करेंगे पौधों। ओके।